तक देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या कवर किया है। हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कवर किया है, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट तरीके के नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। उनके बीच में कन्वर्जन के बारे में बात की है और इसी के साथ-साथ हमने ये देखा है कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा है और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी में, जिसमें कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में हमने बात की थी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ नई टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसे हम कहते हैं बाइनरी कोड्स। अब सिंपली पहले तो एक कोड की अगर बात करें, कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब ये होता है एक सेट ऑफ रूल्स जिन्हें फॉलो करके हम बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बात ये आती है कोड की जरूरत क्या पड़ती है। देखो, कोई भी डिजिटल में हम क्यों आए थे? डिजिटल के अंदर मैं इसलिए आया था क्योंकि डिजिटल में प्रोसेसिंग करना आसान था। तो जब मैं डिजिटल डेटा भेजता हूं ट्रांसमीटर से रिसीवर, तो रिसीवर को अगर वो डेटा को समझना है, रिसीवर अगर ये जानना चाहता है कि क्या इंफॉर्मेशन मुझ तक भेजी गई है, तो उसे ये बात की समझ होनी चाहिए कि ट्रांसमीटर ने क्या रूल्स का यूज करते हुए इस इंफॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ऐसे क्या रूल्स अप्लाई किए गए थे जो ये डेटा जनरेट हुआ, तभी वो उस डेटा को इंटरप्रेट कर पाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, बहुत जगह पिक्चर्स में, मूवीज में तुमने देखा होगा कि आर्मीज के बीच में जो बात होती है, जो एक सोल्जर दूसरे सोल्जर तक मैसेज कन्वे करता है, वो एक कोडेड फॉर्म में होता है। वो कोड सिर्फ एक ही बंदा समझ सकता है जो ये जानता है इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में किस वर्ड का मीनिंग क्या निकलना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि बाकी लोग उस मैसेज को इंटरप्रेट ना कर पाए, बाकी लोग उस मैसेज को ना समझ पाए, हम क्या कर देते हैं, उसे कोड कर देते हैं। कोड कर देने से फायदा क्या होता है कि बाकी जनता के लिए जो मैसेज यूजलेस है, वो सिर्फ एक बंदे के लिए मैसेज यूजफुल है। सेम वे में बाइनरी कोड में कुछ ऐसे कोड्स डिफाइंड है जिनमें स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए हम लोग डेटा को कोड कर देते हैं और उस डेटा को समझ वही सकता है जो पहले से ही जानता हो कि कोडिंग किस रूल्स के तहत की गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कोड्स की हम बात करने वाले हैं ताकि अगर ये टेक्निकल टर्म्स कहीं यूज होते हैं तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए कोड लिखा कैसे गया है। अब देखो, सबसे पहला जो कोड हम आज बात करेंगे उसे हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCD। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल नाम का मतलब समझो, डेसिमल की डिजिट्स को अगर बाइनरी में कोड कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर BCD। कहने का मतलब ये हुआ, देखो डेसिमल में कितनी डिजिट्स होती है? डेसिमल में डिजिट्स होती है 10, 0 से लेकर के 9 तक। अब मुझे पता है 3 बिट का अगर यूज करता हूं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर 4 बिट का यूज करते हैं 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब डेसिमल में कितने डिजिट्स है? 10। तो 10 नंबर को अगर बाइनरी में लिखना है तो 3 बिट्स में तो सिर्फ 8 नंबर लिख सकते हो, 10 तो नहीं लिख पाओगे। तो 10 नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट से काम नहीं चल पाएगा, हमें यूज करनी पड़ती है 4 बिट्स। लेकिन फिर बात ये आती है 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 16। लेकिन मुझे चाहिए कितने? 10। इसका मतलब है बचे हुए 6 जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो अनयूज्ड रह जाएंगे या वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कभी भी कोडिंग अगर करते हो, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n है सपोज। तो ये n एक ऐसा नंबर होता है सच दैट 2 की पावर n must be greater than equal to m. m is number
ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो जितने सिंबल्स को शो करना है, यहाँ कितने सिंबल्स को शो करना है, 10 सिंबल्स को। कौन से 10 सिंबल? 0 से लेकर के 9 तक 10 सिंबल आते हैं, उन्हें किस में रिप्रेजेंट करना है? बाइनरी में। तो कैसे डिसाइड करोगे कितनी बिट यूज करनी है? 2 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 10 से जस्ट बड़ा 2 की कौन सी पावर होती है? 4, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। अगर 2 की पावर 3 लेते तो वो क्या आता? 8, और वो 10 से छोटा हो जाता। अब इसका मतलब है 4 बिट्स का मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो, पहले मैं डेसिमल नंबर्स का लिख रहा हूं, और फिर इधर बाइनरी कोड लिखूंगा उसका। और इनकी वेटेज क्या होती है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब डेसिमल नंबर अगर 0 है तो यहां पे क्या लिखोगे? 0, 0 में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। 1, 1 को कैसे लिखोगे? 0 0 0 1। 2, 0 0 1 0। 3, 0 0 1 1। 4, 0 1 0 0। 5, 0 1 0 1। 6, 0 1 1 0। 7, 0 1 1 1। 8, 1 0 0 0। 9, 1 0 0 1। ठीक है, तो अब ये 10 नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका मतलब है बचे हुए जो 6 कॉम्बिनेशन होते वो अनयूज्ड रह जाएंगे। कौन से 6? 10 से लेकर के 15 तक जो नंबर्स आते, तो अनयूज्ड कौन से रहने वाले हैं? अब 10 को कैसे लिखते हैं? 8 प्लस 2। 11 को कैसे लिखते हैं? 8 प्लस 2 प्लस 1। 12, 8 प्लस 4। 13, 8 प्लस 4 प्लस 1। 14, 8 प्लस 4 प्लस 2। 15, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये जो 6 कॉम्बिनेशन है ये बीसीडी कोड का हिस्सा नहीं है, तो इनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर कोई नंबर को बीसीडी में लिखा जाए तो वो कॉम्बिनेशन इन्हीं 10 में से एक होना चाहिए। इसके आगे के कॉम्बिनेशन ये इनवैलिड हो जाते हैं इन केस ऑफ बीसीडी, इनका यूज नहीं कर सकते। अब बात है किसी नंबर को बीसीडी कोड के अंदर कैसे लिखा जाता है। मान लो 5 डिजिट का एक नंबर मैं देता हूं। अब तुम्हें क्या करना है? उस नंबर में हर डिजिट को उसके कोड से रिप्लेस कर देना है, सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, क्या करोगे? फिर से सुनो, डेसिमल में एक नंबर दे रहा हूं, 5 डिजिट का नंबर है, तो पांचों डिजिट को 4-4 बिट से रिप्लेस करोगे। और कहां से देखोगे कॉम्बिनेशन? इस टेबल से। जैसे मान लो पहली डिजिट 3 है, तो 3 की जगह क्या लिख दोगे? 0 0 1 1। इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हर डिजिट को उसके इक्विवेलेंट से। एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूं 756.24। मैं कहता हूं मुझे इसका बताओ कि बीसीडी कोड क्या हो। तो देखो क्या करोगे? 7 का लिखो 0 1 1 1। 5 का लिखो 0 1 0 1। 6 का लिखो 0 1 1 0। 2 का लिखो 0 0 1 0। और 4 0 1 0। तो ये कौन सा कोड बन गया? बीसीडी कोड। इसमें ना तो 2 से डिवाइड करना, ना 2 से मल्टीप्लाई करना, किया क्या है? हर डिजिट को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है। जबकि जब हम डेसिमल से बाइनरी जाते थे तो याद करो मैंने क्या बताया था?
इंटीजर पार्ट को बार बार 2 से डिवाइड करते हैं और डेसिमल पार्ट को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना आसान है एज कंपेयर टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो बीसीडी के अंदर ही बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये बताता हूं किस तरह से किया जाता है बीसीडी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जो बीसीडी एडिशन वगैरह का जो केस है ना, ये तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज होता है। वहां स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रक्शन आती है DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, और वो क्या करता है कि जो भी तुम्हारा रिजल्ट होता है उसे बीसीडी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये भी देखना जरूरी है कि बीसीडी में अरिथमेटिक कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीसीडी अरिथमेटिक के अंदर मैं बात कर रहा हूं बीसीडी एडिशन के बारे में। अब सपोज मुझे दो नंबर्स का सम लेना है 25 और 13। ठीक है, अब 25 के लिए 2 को किस में लिख लोगे? बाइनरी में। क्या लिखोगे? 0 0 1 0। 5 को लिख लो बाइनरी में 0 1 0 1। 13 0 0 0 1। 3 को लिखोगे 0 0 1 1। अब इन दोनों को जरा ऐड करें। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। मैंने बताया था 2 को लिखते हो 1 0 1 0 नीचे और 1 ऊपर। 1 प्लस 1 2 0 नीचे 1 ऊपर। 1 प्लस 1 2 0 नीचे 1 ऊपर। ये आ गया। फिर 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 0 सॉरी 1। ये आ गया। अब देखो ये नंबर क्या है? 0 0 1 1 है 3, 1 0 0 है 8। ये आना चाहिए था। 25 प्लस 13 क्या आना चाहिए था? 38। ये रिजल्ट में बात ये है, अब ये लग रहा होगा यार इसमें नया क्या कर दिया, ये तो आता ही आता, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब देखो इसमें बड़ी बात कब हो जाती है? जब इनमें से कोई भी एक नंबर ऐसा होता जो 0 से 9 के बीच में लाई नहीं कर रहा होता। चलो एक और एग्जांपल से दिखाता हूं कैसे ऐसा हो सकता है। क्योंकि बीसीडी के अंदर जो वैलिड नंबर है ना वो कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक, उससे बड़ा कोई नंबर वैलिड नहीं है। जरा चलो एक चीज देखो, मान लो 25 और 16 होता। ठीक है, मान लो ये ऐड करें। अब जरा देखें, 25 को लिखते 0 0 1 0 0 1 0 1। 16 को कैसे लिखते? 0 0 0 1 0 1 1 0। अब देखो जरा सम, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 0 1 1 0 0। अब देखो यहां पे अगर ये वाला नंबर देखोगे 8 4 2 1 की वेटेज के हिसाब से तो क्या आ रहा है? 8 प्लस 2 प्लस 1 11। तो इट इज ग्रेटर देन 9, सो इट इज इनवैलिड, या ये कह दो नॉट अलाउड इन बीसीडी। बीसीडी के अंदर सिर्फ नंबर कहां तक अलाउड होते हैं? 9 तक। तो ये नंबर जब 9 से बड़ा आ गया तो ये बीसीडी में अलाउड नहीं है। इस केस में क्या किया जाता है देखो, अब रिजल्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। जब कोई नंबर 4 बिट का नंबर 9 को क्या कर जाए, 9 से आगे निकल जाए तो उसमें 6 ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड करोगे? ये जो नंबर है इसका वैल्यू कितना है? 6। तो जब कोई नंबर 9 से बड़ा हो जाए तो वो बीसीडी का हिस्सा नहीं बचता है, तब उसे बीसीडी में लाने के लिए क्या करना है? हमें 6 ऐड करना है। अब देखो जरा ऐड करके, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 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 1 प्लस 0 1। तो ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब देखो इसका बाइनरी वैल्यू क्या है? इसका बाइनरी वैल्यू है 4 और सॉरी डेसिमल वैल्यू इसका है 1।
अब सही आ गया भाई। 25 प्लस 16 कितना आना चाहिए था वैसे भी 41। तो बीसीडी एडिशन में दिक्कत कब आ जाती है, जब एक भी डिजिट 9 से आगे निकल जाती है, तब तुम्हें क्या करना है, उसमें 6 ऐड करना। 6 ऐड करने से वो नंबर हमारा वापस किस में आ जाएगा, बीसीडी। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 679.6 और दूसरा नंबर है 536.8। ठीक है, ये दोनों नंबर ऐड करें। अब जरा देखें, चलो 6 को लिखो, क्या बताओ क्या लिखोगे, 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, 9 1 0 0 1, 6 0 1 1 0, 5 0 1 0 1, 3 0 0 1 1, 6 0 1 1 0, 8 1 0 0 0। अब इन दोनों को ऐड करने वाले हो, जरा ऐड करें। 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 1 1, 0 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी 1 1, 1 प्लस 1 2, फिर 1 1 1 प्लस 1 2, ये आ गए। अब इसके अंदर समझो जरा, ये वाला नंबर देखो, 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 14, 9 से बड़ा है। ये हो गया 15, ये भी 9 से बड़ा है। ये है 10, 9 से बड़ा है। ये है 11, ये भी 9 से बड़ा है। सारे डिजिट इसके अंदर 9 से बड़े आ रहे हैं, तो ये एक वैलिड बीसीडी नंबर नहीं है। क्या करूं, सब में 6 ऐड करो। जो डिजिट 9 से बड़ी आएगी सब में क्या ऐड करना पड़ेगा, 6। ठीक है, अब जरा ऐड करें, देखो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, और यहाँ पे कैरी क्या आ गई, 1। अब देखो इस नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, इस हिसाब से ये जो 1 आ रहा है इसको ऐसे लिख लो। अब जरा देखो नंबर कितना आ रहा है, 1 2 1 6.4। अब यही आना चाहिए था नंबर, जरा देखें, 6 और 8 14, 15 और 1 16, 11 6 and 5 11 12, यही आ रहा है। तो यानी जब कोई डिजिट 9 से ऊपर निकल जाए बीसीडी एडिशन के अंदर, तब क्या करना पड़ता है, उस डिजिट के अंदर हम लोग 6 ऐड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक ठीक है भाई, आगे चलें। अब ये तो पहला एग्जांपल हुआ कि बीसीडी के अंदर अरिथमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि बीसीडी के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो जैसे दो नंबर हैं 206.8 147.6, सपोज इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। अब मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल, सब्ट्रैक्शन दो तरह से कर सकते हो, या तो हम लोग कर लें r - 1's कॉम्प्लीमेंट का यूज,
या फिर हम लोग कर लें आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज करें, एक काम करते हैं दोनों को एक एक बार यूज कर लेते हैं। तो पहले कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज करें भाई, r माइनस वन कर लेते हैं। अब इसका बेस क्या है नंबर का बेस है 10, यानी रेडिक्स है हमारा 10। रेडिक्स है हमारा 10। तो अगर मैं कहता हूं यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, यानी r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किसका लिया जाता है, जो नंबर सब्ट्रैक्शन में होता है, जिसे मैंने क्या बताया था, सब्ट्रेहेंड बोलते हैं। तो कैसे लेते हो, 3 2 5 8, ये हो गया 852.3। अब ये जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है इसको ऐड कर देते हैं एग्जिस्टिंग नंबर पे। तो 2 का बाइनरी कोड लिखो, 2 का होगा 0 0 1 0, 0 का 0 0 0 0, 6 का और 8 का। अब इस नंबर का बाइनरी लिखो, 8 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 2 का क्या होगा और 3 का क्या होगा, यही होगा। अब इनको ऐड करो, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 1, 0 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, 1 0 1 0, 0 1 0 1। अब देखो ये वाला नंबर कितना है, 8 प्लस 2 10, 9 से बड़ा है, ये बीसीडी नहीं हो सकता। 4 प्लस 1 5, 9 से छोटा है बीसीडी 8, बीसीडी है। और ये 8 प्लस 2 प्लस 1 11, ये भी बीसीडी नहीं है। तो जो जो नंबर बीसीडी नहीं है उसमें क्या ऐड कर दोगे, 6, ठीक है, इन दोनों में ऐड करोगे 6। अब देखो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 0 0 1, 0 0 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, कैरी आ गया 1। अब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला था भाई, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में बोला था अगर कैरी आती है तो उसको लास्ट डिजिट में ऐड कर दिया जाता है। तो कैरी को हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट में ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया 1 0 0 1, 0 1 0 1, 0 0 0 0, ठीक है। अब इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई है, ये तो हो गया 0, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 2, यानी 59.2। जरा देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके यही बन रहा है, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 7 गया 9, फिर ये बचा 19 में से 14 गया 5, यही बन रहा है ना। तो सेम देखो मैंने वही r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, बस एक एडिशनल स्टेप मैंने क्या लगाया है, अगर कोई नंबर बीसीडी नहीं होता तो उसे बीसीडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसे देखो अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट होता, टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते, देखो टेंस कॉम्प्लीमेंट अगर होता तो कितना आता है, ये आता 852.3 प्लस 10 की पावर माइनस m। m माने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 8, तो यहाँ पे m क्या है, m है 1, 10 की पावर माइनस 1 माने 0.1, तो आता है 852.4। 852.4 अगर ये होता तो यहाँ आता 0100। अब देखिए जरा
0011, फिर ये क्या हो जाता 00001, यही हो जाता ना, आगे का तो सेम रहता। अब ये जो नंबर है ये कितना है भाई, 8 + 4 12, 12 9 से बड़ा है, तो इसको डेसिमल बीसीडी में लाने के लिए क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करो जरा, 0 1 1 + 1 2, 1 + 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 1001 हो गया, 0101 हो गया। ये वाले नंबर की बात करें, ये कितना हो गया 0 0 0 0 और कैरी आ गई 1। अब हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जब टेंस कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, अगर कैरी 1 है, आर्स कॉम्प्लीमेंट में बोलते हैं अगर कैरी 1 है तो उसे डिस्कार्ड कर दो और रिजल्ट को एज इट इज लिख दो। रिजल्ट को एज इट इज लिखोगे 059.2, सेम आंसर आ रहा है। बस टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है, अगर कैरी आती है तो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, अगर कैरी आती है तो उसे लास्ट डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो बीसीडी सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन की तरह चलता है, सेम रूल होते हैं। बस बीसीडी अरिथमेटिक में हमेशा एक चीज याद रखना, रिजल्ट में अगर कोई भी डिजिट 9 से बड़ी आती है तो हमेशा उसमें क्या ऐड करना है, 6। इसी तरह से जब माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, DAA डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसमें जो आंसर आता है उनकी डिजिट्स को 9 से कंपेयर करते हैं, बड़ी है तो 6 ऐड कर देते हैं, छोटी है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। तो क्या करता है, नंबर को किस फॉर्मेट में ले आता है, बीसीडी में। तो ये बात आगे के लिए भी याद रखना, DAA इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इट विल कन्वर्ट द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर टू अ बीसीडी कोड, ठीक है। ये पहला कोड समझ आया कि बीसीडी कोड किस तरह से चलता है। अगले कोड पे आते हैं, अगले कोड की बात कर रहे हैं। अगले कोड को हम बोलते हैं एक्सेस 3 कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एक्सेस 3। अब देखो जैसा नाम से समझ आ रहा है, एक्सेस 3 का मतलब कि 3 ज्यादा। 3 ज्यादा का क्या मतलब है कि जिस किसी नंबर का एक्सेस 3 कोड लिखना चाहते हो उसमें पहले 3 ऐड कर लो, उसमें 3 ऐड करने के बाद उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग लिख देंगे। तो देखो जरा किस तरह से ये काम कर रहा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्लियर हुआ, नंबर में पहले क्या करना है, 3 ऐड करना है और उसके बाद उसका बाइनरी लिख देना है। तो डेसिमल में जब 4 बिट लग रही थी तो एक्सेस 3 में भी 4 बिट लगेंगी, B3 B2 B1 B0, और इनका वेटेज भी लिख देता हूं 8 4 2 1। अब देखो जैसे नंबर है 0 तो एक्सेस 3 में 3 ऐड करोगे, क्या बन गया 3। 3 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, 0 0 1 1 1। 3 ऐड किया, क्या बन गया 4। 4 को क्या लिखोगे 0 1 0 0। 2 2 का क्या बना 3 ऐड करके 5, 0 1 0 1। 3 3 का क्या बना 6, 0 1 1 0। 4 4 का क्या बना 7, 0 1 1 1। 5 5 का क्या बना 8, 1 0 0 0। 6 6 का क्या बना 9, 1 0 0 1। 7 7 का क्या बना 10, 1 0 1 0। 8 8 का क्या बना 11, 1 0 1 1। 9 9 का क्या बनेगा 12, 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारे कोड होते हैं एक्सेस 3 में। तो कभी भी ये बीच के कोड मत याद रखना, इसका मतलब है जब 0 को एक्सेस 3 में लिखता हूं तो 4 बार 0 ना आके क्या आता है 0 0 1 1। इसका मतलब ये है। तो देखो जिसको ये बात पता नहीं होगी कि एक्सेस 3 कोड का यूज हो रहा है वो इस नंबर को समझ लेगा 3 पहले नंबर को, लेकिन जबकि हमने भेजा क्या था 0। तो जो ये बात जानता है कि एक्सेस 3 कोड के हिसाब से भेजा गया है वो पहले क्या करेगा, जो नंबर रिसीव होता है
उसमें से 3 घटा लेगा और 3 कम करने के बाद उसे पता चलेगा क्या नंबर भेजा गया था। ये बात समझ आती है? तो हमने क्या किया, जो भी नंबर ट्रांसमिट करना था उसे ट्रांसमिट ना करते हुए उसमें 3 ऐड करके ट्रांसमिट किया, उसे डायरेक्टली हमने सेंड नहीं किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सेस 3 कोड। अब इसके अंदर देखो अनयूज्ड क्या क्या रह गए, नंबर तो अभी भी 10 ही यूज हुए हैं, यानी 6 बच गए। देखो शुरुआत कहां से हुई, 3 से, यानी एक तो 0 बच गया, एक 1 बच गया, एक 2 बच गया। खत्म कहां हुआ, 12 पे, क्या बचा 13, एक बचा 14 और एक बचा 15। तो ये 6 कोड अनयूज्ड रह गए, 0 1 2 और 13 14 15। हमने कहां से कहां तक यूज किए, हमने 3 से लेकर के 12 तक के कोड्स को यूज किया और इसे बोलते हैं एक्सेस 3 कोड। तो अगेन जैसा मैंने बताया था, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है कि जब हम डेटा किसी को भेज रहे हैं तो हम ये चाहते हैं वो डेटा सिर्फ पर्टिकुलर बंदा ही डिकोड कर पाए, हर कोई उस डेटा को डिकोड ना कर पाए। तो कोड कुछ ऐसा यूज करना है जो कि सबके समझ ना आए, सिर्फ उसी को पता चले जिसको ये पता है कोड बना कैसे था। ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है और जो भी एनक्रिप्टेड कन्वर्सेशंस है वो चीजें एनक्रिप्ट की जा सकती हैं इस तरह के कोड से। एक्चुअली जो कोड यूज होता है ना वो इनसे काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये तो बहुत बच्चा टाइप चीजें हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं। बट एक चीज सोच के देखो, क्या कभी लगता है मिलिट्री की इंफॉर्मेशन इतने सिंपल कोड से भेजी जाएगी? ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो हर किताब में लिखी हुई है। तो एनकोडिंग इससे काफी ऊंचे लेवल पे होती है, बट ये सब छोटी छोटी चीजें जान करके मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि इन चीजों के पीछे वर्किंग प्रिंसिपल मेरा क्या है, किस चीज पे ये सब चीजें आधारित हैं, ये समझने के लिए हमें ऐसे कोड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब अगले कोड पे आते हैं। अगला कोड होता है ग्रे कोड। ठीक है, नेक्स्ट कोड इज कॉल्ड एज योर ग्रे कोड। ये काफी बार सुना भी होगा ग्रे कोड के बारे में, नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा सभी लोगों ने, अगर डिजिटल में थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है, और अगर डिजिटल बिल्कुल ही पहले टच नहीं किया तो बिल्कुल ग्रे कोड के बारे में नहीं सुना होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड। अब देखो जरा एक चीज देखें, अगर पहले मैं बाइनरी में बात करूं, बाइनरी में 1 को कैसे लिखते हो, ये होता है 1। ठीक है, 2 को कैसे लिखते हो, तो यानी देखो जब मैं 1 से 2 आया तो कितनी बिट्स चेंज हुई, ये वाली बिट चेंज हुई और ये वाली बिट भी चेंज हुई। इसका मतलब है एक नंबर आगे बढ़ने में कितनी बिट्स में चेंज आ रहा है, 2 बिट्स में, एक तो लास्ट वाली बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एक उससे पहली वाली बिट। अब ग्रे कोड की खासियत ये होती है कि ग्रे कोड में कभी भी एक से ज्यादा बिट में चेंज नहीं आता, यानी जब सक्सेसिव नंबर्स को लिखता हूं तो एक से ज्यादा बिट एक बार में चेंज नहीं होती है, जबकि बाइनरी में एट अ टाइम एक से ज्यादा बिट चेंज हो सकती है। तो अगर कभी कोई पूछता है व्हाट इज ग्रे कोड, ग्रे कोड इज अ टाइप ऑफ बाइनरी कोड इन व्हिच there is a change of only one bit in successive numbers or in successive code। आगे आने वाले कोड में सिर्फ एक ही बिट का चेंज हो सकता है, एक से ज्यादा बिट का चेंज नहीं होगा। अब देखो जरा बात करते हैं ग्रे कोड की, 2 बिट्स में कैसे चलता है। तो डेसिमल में अगर याद करना चाहते हो तो इस तरह चलता है 0 1 3 2, यानी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये साइकिल में चलेगा। ठीक है, अब देखो जरा 0 0 से 0 1 में कितनी बिट चेंज हुई है, एक
01 से 11 में कितनी चेंज हुई है? एक। 11 से 10 में भी फिर हुई है एक। और 10 से जब वापस 00 पे जाओगे तब भी एक ही बिट हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो ग्रे कोड की यही खासियत है कि एट अ टाइम सिर्फ एक बिट चेंज होगी, एक से ज्यादा बिट चेंज नहीं हो सकती। ऐसे देखो 3 बिट्स में अगर याद करते हो सीक्वेंस 0 1 3 2 6 7 5 4। अब लिखो जरा 0 को 3 बिट्स में क्या लिखोगे? 0 0 0। फिर 1 को 0 0 1, 3 को 0 1 1, 2 0 1 0, 6 1 1 0, 7 1 1 1। ये काम करो, 6 को इसके नीचे लिख लो, 1 1 0, 7 1 1 1, 5 1 0 1, 4 1 0 0। तो इस तरह से चलता है। अब देखो कहीं भी दो सक्सेसिव नंबर्स देख लो, उनके बीच में एक ही बिट का चेंज होगा, एक से ज्यादा बिट का चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा कि ये जिस ऑर्डर में मैंने नंबर लिखे मुझे याद कैसे है, मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने के मैप पढ़ा हुआ है। अगर के मैप में गौर करोगे तो ग्रे कोड का ही यूज होता है, और जब ग्रे कोड का ही यूज होता है तो वहां पे जिस ऑर्डर में नंबर लिखे जाते हैं उसी ऑर्डर में क्या बनता है? ग्रे कोड। ठीक है, तो के मैप अगर याद है तो ग्रे कोड आसान है। 4 बिट में आ जाते हैं। 4 बिट में देखो, अगर डेसिमल में लिखोगे सीक्वेंस 0 1 3 2 6 7 5 4, इसके बाद आता है 12 13 15 14 8 नहीं 10 11 9 8, इस तरह से चलेगा। अगेन ये के मैप से उठा रहा हूं, देखो जरा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, इसके बाद 0 1 1 0, फिर 0 1 1 1, 0 1 0 1, 0 1 0 0, फिर 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, फिर इसके बाद 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 0 0 1, और फिर 1 0 0 0, और फिर वापस यहां से इधर। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से चल रहा है, देखो और इसी ऑर्डर में ना नंबर के मैप में लिखे जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ? तो इसमें देखो किसी भी दो नंबर्स के बीच में देख लेना, एरो के दोनों तरफ जो दो नंबर लाई कर रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही बिट का गैप हो सकता है या एक ही बिट डिफरेंट हो सकती है। तो ग्रे कोड एक साइक्लिक कोड है, या ये कह दो एक सर्कुलर कोड है, जिसमें कि लास्ट से भी हम किस पे जंप कर सकते हैं? फर्स्ट तक। और उसमें रूल हमारा वही फॉलो होता है कि एट अ टाइम एक ही बिट चेंज हो सकती है, एक से ज्यादा बिट का चेंज अलाउड नहीं है। अब देखो चलो ये बात तो समझ आती है, अगर मेरे को सीक्वेंस याद है तो मैं ग्रे कोड लिख सकता हूं, लेकिन बात ये आती है अगर मुझे कभी बाइनरी कोड दे दिया जाए तो क्या मैं उससे ग्रे जा सकता हूं या ग्रे से वापस बाइनरी आ सकता हूं? ठीक है, ये चीज सोचने वाली है, क्या बाइनरी टू ग्रे जाना या ग्रे से बाइनरी आना पॉसिबल है या फिर नहीं? तो उसके लिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेने के लिए ना 3 बिट्स का कोड यहां लिख देता हूं। 3 बिट्स वाला जो हमारा कोड था कैसे था? 0 1 3 2 6 7
5 4। और बाइनरी में चलता तो कैसे चलता? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो मैंने पहला कॉलम लिखा है ये बाइनरी है, और जो दूसरा कॉलम लिखा है वो है ग्रे कोड। तो सबसे पहला समझते हैं हम लोग, अगर मुझे बाइनरी से ग्रे जाना हो, अब देखो बाइनरी और ग्रे में अगर कंपेयर करो तो पहली बिट तो सेम है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और 1 1। तो पहली बिट तो हमेशा सेम है, तो ये कह सकते हो जो nth बिट है ग्रे कोड की वो बाइनरी कोड के बराबर रहेगी। nth बिट कह दो या ये कह दो MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो MSB दोनों के अंदर सेम रहती है, इतना हमें क्लियर हो जाता है। अब बात है अगली बिट कैसे निकालते हैं। देखो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर इसको प्रूव करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, MSB लो और उससे अगली बिट लो और दोनों का क्या ले लो, XOR। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, इनमें से कोई एक कोड उठा लो, जैसे 100 उठा लिया, तो मैंने बोला MSB को एज इट इज नीचे ले आओ, अगली बिट निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर लो, XOR। 1 और 0 का XOR जो आता है वो आता है 1। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लॉजिक गेट की बात करेंगे। अभी XOR का मतलब याद रखो, XOR में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट आता है 1, और दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट आता है 0। तो 1 और 0 दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ गया, 1। फिर 0 और 0 सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो जरा देखो 1 0 0 के सामने क्या लिखा था, 1 1 0, सेम चीज मिल रही है। तो अगर हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है बाइनरी से, तो MSB एज इट इज रख दो और बाकी आगे वाली बिट्स को आपस में XOR करते चले जाओ। XOR कर लेने से हमें क्या मिल जाएगा, ग्रे कोड। अब ऐसे देखो उल्टे कन्वर्जन की अगर बात करें, उल्टा कन्वर्जन माने अगर वापस आना है ग्रे से बाइनरी। अब ग्रे से बाइनरी आना तो इस इक्वेशन को तो उल्टा ही लिख लो, Bn इक्वल टू Gn, ठीक है। Bn इक्वल टू Gn लिख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, Bn-1 कैसे लिखते हैं, ये होता है Bn XOR Gn-1। यानी अब की बात देखो, XOR किसका कर रहा हूं, बाइनरी में जो नंबर मिल चुका था और ग्रे के अगले वाले बिट का, बाइनरी में जो मिल चुका है और ग्रे में आने वाले बिट का क्या कर रहे हो, XOR। ये XOR का सिंबल है। XOR का मैंने सिंपल मीनिंग बताया, दोनों डिजिट सेम तो 0, और अगर दोनों डिजिट डिफरेंट तो 1। ऐसे बताओ जरा Bn-2 क्या लिखोगे, ये होगा Bn-1 XOR Gn-2। अब देखो ग्रे कोड से कोई नंबर उठा लो, कौन सा नंबर उठाएं, जैसे चलो मैं उठा लेता हूं 111। अब मैंने क्या बोला, MSB तो एज इट इज नीचे ले आओ। अब XOR किसका करना है, बाइनरी में जो नंबर मिल चुका और ग्रे में जो आने वाला है, इन दोनों का। तो XOR क्या आएगा, 1 और 1 का 0। फिर इन दोनों का 1 और 0 का XOR क्या आएगा, 1। तो 1 0 1 आएगा। तो 1 1 1 अगर लेते हो तो 1 0 1 आ रहा है ग्रे से बाइनरी जाते हुए। तो ये इस तरह से हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। एक दो एग्जांपल और शो करता हूं। जैसे सपोज 4 बिट का नंबर है, अगर बाइनरी नंबर मैं दे देता हूं
1001। मैं कह रहा हूं इसका ग्रे कोड निकालो, तो क्या करना है, ग्रे निकालने के लिए एमएसबी एज इट इज आएगी, इन दोनों का जोर 1 और 0 डिफरेंट है तो 1, 0 और 0 सेम है 0, 0 और 1 डिफरेंट है 1, ये आ गया। अब अगर उल्टा चलते, यानी इस ग्रे से बाइनरी जाना होता तो एमएसबी एज इट इज आ जाएगा, आने वाली बाइनरी और अगले ग्रे का जोर 1 और 1 का जोर सेम है 0, 0 और 0 का जोर सेम है 0, 0 और 1 का जोर डिफरेंट है 1, तो वापस ये नंबर मिल गया 1001। तो जब ग्रे से बाइनरी जाओगे तो जो बाइनरी में नंबर मिला है और जो ग्रे में आने वाला है उन दोनों का जोर करोगे, और बाइनरी से जब ग्रे जाते हो तो बाइनरी की दो सक्सेसिव बिट्स का जोर करके ग्रे कोड निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये जो कोड कन्वर्जन है इसका सर्किट पूछ लेते हैं। मतलब जैसे मैंने एक सर्किट बना के दे दिया, जोर लगातार होता जा रहा है, अब मैं पूछूंगा ये सर्किट कर क्या रहा है, तो ऐसा हो सकता है वो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कर रहा हो या फिर ग्रे टू बाइनरी। तो ये चीज तुम सिर्फ तब पता लगा सकते हो जब तुम्हें पहले ही मालूम है कि ये कन्वर्जन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि ग्रे से बाइनरी और बाइनरी से ग्रे जाने का प्रोसेस क्या है, तभी कोई सर्किट देख के पहचान सकते हो कि ये सर्किट कर क्या रहा है। अब आखिरी कोड पे आता हूं, आखिरी कोड कहलाता है पैरिटी कोड। ठीक है, अब ये पैरिटी क्या चीज होती है, पैरिटी हमें ये बताती है एक डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। जैसे मान लो 10 बिट मैंने भेजी है, तो ऑड पैरिटी का मतलब होगा 10 बिट के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है। ऑड नंबर ऑफ वंस का मतलब या तो एक ही वन है, या 3 बार वन आ रहा है, 5 बार वन आ रहा है, 7 बार वन आ रहा है, या 9 बार वन आ रहा है। तो पैरिटी टेल्स अस अबाउट whether the number of ones present in the data are even or odd। तो जो टोटल डेटा भेज रहे हो उसमें गिनती कर ली जाती है कि जो वंस कितनी बार आ रहे हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो ऑड पैरिटी, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो इवन पैरिटी। तो ये बेसिक रूल होता है पैरिटी का। अब बात आती है पैरिटी कोड की जरूरत क्या है। पैरिटी कोड की जरूरत होती है एरर डिटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला भाई मैं ऑड पैरिटी का डेटा भेज रहा हूं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो डेटा आ रहा है उस डेटा में कितने वंस होने चाहिए, ऑड। लेकिन अगर निकले इवन तो तुम कहोगे भाई तुमने तो ऑड बताया था, यहां तो इवन मिल रहे हैं, यानी डेटा बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। तो क्या होता है, रिसीवर ट्रांसमीटर से ये बोलता है कि भाई जो मेरे पास डेटा आया है वो रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये डेटा मुझे दोबारे भेजा जाए। ऐसी रिक्वेस्ट करेगा रिसीवर ट्रांसमीटर से। तो पैरिटी भेजने का फायदा क्या होता है, या पैरिटी रखने का फायदा क्या होता है, इट विल हेल्प इन एरर डिटेक्शन इन द गिवन डेटा। जो डेटा जा रहा है उसमें एरर ढूंढने में हमारी मदद करेगा। कौन मदद करेगा, पैरिटी। तो पैरिटी का यूज कैसे करते हैं, देखो अगर 4 बिट का डेटा भेज रहे हो तो 5वीं बिट ऐसी भेजी जाएगी जो इसकी पैरिटी को बताएगी, यानी हमें एक बिट को एक्स्ट्रा भेजना जरूरी है। 4 बिट भेजनी थी तो कितनी भेजोगे, 5। अगर 5 भेजना चाहते हो तो कितनी भेजोगे, 6। एक बिट ऐड करके भेजोगे, और वो क्यों भेजोगे, इट विल टेल अबाउट द पैरिटी ऑफ द डेटा। अब जरा समझो कैसे। इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक सपोज ऑड पैरिटी जनरेटर है, इसके अंदर मैंने 4 बिट का डेटा दिया है। तो ये ऑड पैरिटी जनरेटर क्या करता है, ये जो 4 बिट है ये तो आगे जाएंगी जाएंगी, ये तो आगे जानी है।
साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये यहां से 5वीं बिट जनरेट करेगा P। जैसे 4 बिट है B3, B2, B1, B0। अब अगर ये ऑड पैरिटी जनरेटर है तो एक एग्जांपल लो। ऑड पैरिटी जनरेटर का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, ऑड। जैसे देखो, अब इस डेटा में बताओ कितने वंस है, इवन होने कितने चाहिए, ऑड। तो ये क्या करेगा, ये पैरिटी 1 जोड़ देगा ताकि अब टोटल मिला के कितने वन हो गए, 3 एक ऑड नंबर है। ऐसे देखो कितने वंस है इस डेटा में, एक ऑड नंबर है, तो ये पैरिटी देगा 0 ताकि नंबर ऑफ वंस क्या रहे, ऑड। ठीक है, अगर ये 1 दे देता तो टोटल मिला के कितने हो जाते, 2, जबकि बनाना क्या था, ऑड पैरिटी, क्या बन जाता, इवन पैरिटी। तो पैरिटी बिट ऐसी होती है कि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, ऑड या इवन, डिपेंडिंग अपॉन पैरिटी जनरेटर ऑड था या इवन था। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ, ऑड पैरिटी जनरेटर। मान लो इवन पैरिटी जनरेटर होता तो अब यही डेटा अगर होता तो देखो कितने वंस आ रहे हैं, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो पैरिटी बिट जाएगी 0 ताकि नंबर ऑफ वंस क्या रहे, इवन। अब कितने वंस है, 3 वंस है, 3 क्या है, ऑड नंबर, चाहिए क्या, इवन। तो इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट देगा 1। अब कितने वंस हो गए, 3 और 1 4। तो पैरिटी जनरेटर क्या करता है, उसका आउटपुट 0 या 1 आता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स में तुम्हें इवन पैरिटी चाहिए या ऑड पैरिटी। तो मेरे पास डेटा कितनी बिट का आया था भाई, 4 बिट का। आगे कितनी बिट भेजी, 4 तो डेटा वाली और 1 पैरिटी वाली। इसका उल्टा काम करता है पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर का क्या काम होता है, तो पैरिटी जनरेटर कहां लगा होगा, ट्रांसमीटर पे, और चेकर लगेगा रिसीवर पे। तो पैरिटी चेकर क्या करता है, इवन पैरिटी चेकर आउटपुट में एरर बताएगा अगर डेटा में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, डेटा में कितने नंबर ऑफ वंस हैं अगर ऑड, और आउटपुट में एरर नहीं बताएगा अगर नंबर ऑफ वंस क्या होते, इवन। तो देखो जैसे 5 बिट भेजी, अब मैंने अगर इवन पैरिटी जनरेटर का यूज किया था तो चेकर भी कैसा लगेगा, इवन पैरिटी। तो यहाँ कितने वंस थे, 2। अगर ये डेटा एज इट इज पहुंच गया तो इवन पैरिटी चेकर क्या कहेगा, भाई डेटा सही आया है, वो ये देखेगा 2 ही वन है, 2 माने इवन। ये डेटा अगर एज इट इज पहुंचा, इसमें कितने वंस हैं, 4, तो देखेगा 4 वन है यानी इवन नंबर ऑफ वंस है, तो ये डेटा भी सही है। बट मान लो भेजा ये डेटा, वहां तक पहुंचते पहुंचते डेटा ऐसा हो गया, ठीक है, ये पहली वाली बिट किसी कारण से बदल गई। कहां बदल गई ये, जब ये डेटा तुम केबल में या एयर में भेज रहे थे तो ये वाले बिट हमारी किसी वजह से चेंज हो गई। अब चेकर क्या देखेगा, भाई 3 वंस आ रहे हैं, वो कहेगा ट्रांसमीटर ने तो बोला था इवन नंबर ऑफ वंस आने चाहिए और आए क्या, ऑड। अगर ऑड आए तो ये क्या बता देगा, एरर। ऐसे ही अगर ट्रांसमीटर पे ऑड पैरिटी जनरेटर होता तो यहां लगता ऑड पैरिटी चेकर, तो ये आउटपुट में एरर बताता। कब आउटपुट में एरर होगा, अगर डेटा में आने वाले नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, इवन। तो ये क्या चाहता है कि कितने वंस आने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस आने चाहिए, लेकिन अगर इवन आ रहे हैं तो ये क्या कह देगा कि भाई डेटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, डेटा के अंदर है एरर। तो पैरिटी जनरेटर हमेशा कहां कनेक्ट होता है, ट्रांसमीटर पे, और पैरिटी चेकर कनेक्ट होता है रिसीवर पे। और काम क्या होता है, काम ये होता है कि डेटा के अंदर एरर डिटेक्ट किया जाए, बट ये कभी नहीं बता पाओगे कहां एरर था। ठीक है, क्यों नहीं बता पाओगे, मान लो मैं रिसीवर हूं, मेरे को पता चला 3 वन आ रहे हैं, मुझे पता था कि इवन आने चाहिए थे, तो 3 तो गलत है, लेकिन अब ये गलती हुई कहां है,
वो नहीं बता सकते जब तक तुम्हें ओरिजिनल डेटा ना पता हो। इसीलिए पैरिटी कोड एक एरर डिटेक्टिंग कोड तो है, एरर करेक्टिंग कोड नहीं। यानी गलती तो बता सकते हो हुई है, ये नहीं बता पाओगे गलती हुई कहां है ना। अगर 3 वंस आ रहे और आने इवन चाहिए थे तो ऐसा भी हो सकता है 2 आने चाहिए 3 आ गए, ऐसा भी हो सकता है 4 आने चाहिए थे और 3 आ गए। तो गलती है ये तो पता है, लेकिन क्या गलती है ये नहीं पता है। इसीलिए पैरिटी कोड एरर डिटेक्ट कर सकता है बट एरर करेक्ट नहीं कर सकता। हैमिंग कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर यूज होता है। तो हैमिंग कोड एक एरर करेक्टिंग कोड भी है, उसके अंदर गलती पकड़ भी सकते हो और गलती को सही भी किया जा सकता है। एरर करेक्टिंग कोड में फायदा क्या होता है कि रिसीवर को ट्रांसमीटर से डेटा दोबारा नहीं मंगाना पड़ेगा। अगर डेटा में कुछ गलती है तो वो अपने आप ठीक करने का दोबारा डेटा रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एरर डिटेक्टिंग कोड में क्या होता है कि गलती मालूम चल गई तो डेटा को दोबारा मंगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो एरर करेक्टिंग कोड ही अच्छा है। तो फिर बात ये आती है एरर डिटेक्टिंग कोड क्यों रखा। तो देखो एरर करेक्टिंग कोड में एक दिक्कत और है, उसमें जब तुम हैमिंग कोड देखोगे तो वहां जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हो जाती है। 4 बिट भेजने के लिए 3 एडिशनल बिट भेजनी पड़ती हैं। जैसे पैरिटी कोड है, कितनी भी बिट तुम्हें भेजनी है एडिशनल कितनी लगेगी 1। हैमिंग कोड में होता है 4 बिट पे 3 बिट एक्स्ट्रा लगती है, तो यानी वहां पे नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाती है इंक्रीज। और ये चीज सिग्नल के अंदर भी हम बोलते हैं, जब बिट्स इंक्रीज होती है, कम्युनिकेशन वाले बच्चे पढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होती है तो सिस्टम में बैंडविड्थ की ज्यादा जरूरत पड़ती है, या ये कह दो वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी का ज्यादा यूज करता है। ठीक है, वो चीज अनडिजायरेबल है। एक सिस्टम जितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी का यूज करे उतना बेहतर है। फ्रीक्वेंसी कम माने रेंज कम, कि वो सिग्नल फैला हुआ नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में, वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी में बहुत कम रीजन में होना चाहिए ताकि ऐसे बहुत सारे सिग्नल भेजे जा सके। अगर एक सिग्नल पूरी फ्रीक्वेंसी खा गया तो बाकी सिग्नल को तो भेज ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम चाहते हैं छोटे छोटे एरिया में बहुत सारे सिग्नल्स को हम लोग सेंड कर पाए। इसीलिए नंबर ऑफ बिट्स का बढ़ना एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फायदा क्या है कि डेटा को दोबारा नहीं बुलाना पड़ता। एरर डिटेक्शन में फायदा क्या है, बिट्स कम होती है, लेकिन नुकसान क्या है, अगर गलती पकड़ी गई तो डेटा को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी कोड जो कि हम यूज करते हैं। अब आगे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल की बात होगी, तो कॉम्बिनेशनल में ना ये सारी टर्म्स काफी कॉमनली आएंगी। के मैप के अंदर ग्रे कोड आएगा, किसी सर्किट के अंदर बीसीडी कोड के बारे में बात हो सकती है, कहीं पैरिटी जनरेटर पैरिटी चेकर की बात हो सकती है। तो ये सभी का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है ये हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कंसेप्चुअली ये कोड बनाया कैसे जाता है, अब इसके लिए लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर। तो वहां मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें ये जरूर आइडिया है कि कोड का मतलब क्या है, फिर डायरेक्टली हम ये देखेंगे कि उसका सर्किट कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना काफी है। तो कोशिश करना एक बार रिवाइज करके कि कौन सा कोड किस तरह से जनरेट होता है, ये चीज को बैक ऑफ द माइंड रखना, कॉम्बिनेशन में काफी काम आता है। ठीक है, थैंक यू।